नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 13 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का प्रश्न संग्रह 13.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 13.1। 13.1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा याद करें में क्या क्या दिया गया वो हम लोग को देखते हैं। मतलब हम लोगों ने 7वीं में क्या क्या पढ़ा था। 7 की आकृति में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजिए। मतलब यहाँ पे आकृति दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर बताना है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, भुजा DE का सम्मुख कोण कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, भुजा DE। भुजा DE के सम्मुख कोण का मतलब क्या होगा, उसके सामने का कोण कौन सा है। भुजा DE के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण F भी लिख सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं कोण DFE, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, कोण E किस भुजा का सम्मुख कोण है। कोण E देखो, कोण E है, किस भुजा का सम्मुख कोण है, तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, देखो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, भुजा DF। तो यहाँ पे इसके उत्तर में आ जाएगा भुजा DF। ये सब आप लोग अपने बुक में भर लीजिएगा। अब तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भुजा DE तथा भुजा DF में समाविष्ट कोण कौन सा है। पहले ढूंढो भुजा DE कहाँ पे है, देखो भुजा DE यहाँ पे ये वाला है, और भुजा DF कौन सा है, भुजा DF ये वाला है। इसमें कौन सा कोण समाविष्ट हो रहा है, कोण D समाविष्ट हो रहा है। इसके उत्तर में आएगा कोण D लिख सकते हैं, या तो कोण EDF लिख सकते हैं। मतलब इसको 3 अक्षर का लिखना रहेगा तो EDF, नहीं तो 1 अक्षर का लिखना रहेगा तो कोण D, इस तरीके से आएगा। अब चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, कोण E तथा कोण F में समाविष्ट भुजा कौन सी है। कोण E देखो, कोण E ये वाला है, कोण F ये वाला है, इसके बीच में समाविष्ट भुजा कौन सी आएगी, भुजा EF आ जाएगी। तो इसके उत्तर में लिखोगे भुजा EF। पांचवें में क्या दिया गया, भुजा DE के संलग्न कोण कौन से हैं। संलग्न बताना है, संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो भुजा DE कहाँ पे, देखो भुजा DE ये वाला है, इसका संलग्न कोण कौन सा आएगा, कोण E आ जाएगा और कोण D आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कोण D तथा कोण E, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 3 अक्षर वाला लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोण FDE तथा कोण DEF। यहाँ पे देखो FDE मतलब ये वाला कोण और DEF मतलब ये वाला कोण, इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे हमको 3 नियम दिए गए हैं, ये 3 नियम आप लोगों को याद रखना है। क्या दिया गया, जो आकृतियां परस्पर हूबहू मिलती है उन आकृतियों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जिन रेखाखंडों की लंबाई समान होती है वे रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं, और जिन कोणों के माप समान होते हैं वे कोण सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ से चालू करते, देखो पहले में क्या दिया, 2 भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण को हम लोग कौन सी कसौटी लगाएंगे, भू कसौटी लगाएंगे। देखो कैसे आया, देखो 2 भुजा दिया गया, देखो AB और BC 2 भुजा है, और यहाँ पे इसके अंदर समाविष्ट कोण B है, और यहाँ पे भी देखोगे LM और MN 2 भुजा दिया गया और समाविष्ट कोण क्या है, यम है। यहाँ पे क्या दिया गया, 2 भुजा और दोनों भुजाओं के बीच में देखो AB और BC के बीच में दिया गया B, और यहाँ पे LM और MN के बीच में दिया गया M। तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, देखो भू कसौटी लगाएंगे। देखो भू से भुजा, को से कोण, भू से भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा, ये कौन सी कसौटी लग गई, भू कसौटी लग गई। दूसरे में क्या दिया गया, 3 संगत भुजाएं, मतलब 3 के तीनों भुजाएं दी गई, जैसे ये QR, यहाँ पे QP और ये PR, यहाँ पे XY, YZ और XZ। कहने का क्या मतलब है, ये 3 के तीनों भुजाएं अगर दी रहेगी तो हम लोग कौन सी कसौटी लगाएंगे, भुजा भू कसौटी। अब अगली कसौटी देखते हैं। इसमें क्या दिया गया, 2 कोण तथा समाविष्ट भुजा, मतलब 2 कोण दिया गया। देखो यहाँ पे एक कोण x है, दूसरा कोण z है। इसके बीच में अगर भुजा रहेगी,
यहाँ पे देखो कोण डी दिया गया है और कोण एफ दिया गया है। इसके बीच में अगर कोई भुजा रहेगी तो कौन सा कसौटी लगेगा? कोण भुजा कोण, को भू को कसौटी से ये आएगा। अगली कसौटी देखते हैं। चौथे में क्या दिया गया? को भू या भू को। कहने का क्या मतलब? देखो एक ये कोण रहेगा और ये कोण रहेगा और ये एक भुजा दी जाएगी। यहाँ पे भी एक कोण ये दिया रहेगा, दूसरा कोण ये रहेगा और ये एक भुजा दी जाएगी। अगर दो कोण और एक भुजा है, दो कोण और एक भुजा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? कोण कोण, दो कोण हो गया और एक भुजा हो गया। दो कोण एक भुजा को क्या कहेंगे? को भू कहेंगे, या तो इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, दो कोण और एक भुजा को भू को कसौटी हो जाएगी। अब अगली कसौटी देखते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा कसौटी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कर्ण भुजा क्या होती है। कर्ण भुजा का मतलब क्या हो गया? 90 अंश का। और कर्ण, देखो यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनाया गया, उसके ठीक सामने ही कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया और ये भुजा हो गई। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? कर्ण भुजा कसौटी। यहाँ पे भी देखोगे ये कर्ण है, 90 अंश के सामने है और एक भुजा है। कहने का क्या मतलब है? जब 90 अंश का रहेगा तभी कर्ण होता है, कर्ण और भुजा दिया रहेगा तो कर्ण भुजा कसौटी लगेगी। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 13.1 करते हैं। ये प्रश्न संग्रह 13.1, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? आगे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी तथा शीर्ष बिंदुओं की किस एकाएकी संगति द्वारा सर्वांग सम है, लिखिए। मतलब हमको यहाँ पे इसका सर्वांग सम कौन सी कसौटी है और एकाएकी संगति बताना है। तो यहाँ पे देखोगे, ध्यान दोगे, देखो ये वाला एक कोण है, ये भुजा है और यहाँ पे WZ जो आएगी ये दोनों में सामान्य भुजा है, तो कौन सा लगेगा? भू को भू। तो इसके उत्तर में लिखोगे भू को भू कसौटी द्वारा। अब यहाँ पे देखो X WZ और Y WZ, यहाँ पे X WZ एकाएकी संगति, Y WZ इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यही पूछा ना। देखो प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी तथा शीर्ष बिंदुओं के किस एकाएकी संगति द्वारा सर्वांग सम है, ये लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? भू को भू कसौटी द्वारा X WZ, देखो यहाँ पे X WZ और Y WZ इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब अगला करते हैं। दूसरे में कौन सी कसौटी आएगी? देखो यहाँ पे ये 90 अंश है, उसके ठीक सामने कर्ण होता है, तो ये कौन सी कसौटी आ जाएगी? कर्ण भुजा कसौटी हो जाएगी। तो इसके उत्तर में लिखोगे कर्ण भुजा कसौटी द्वारा। अब एकाएकी संगति लिखना है, तो KJI एकाएकी संगति में देखो जब K से स्टार्ट किया है ना, तो यहां से L से करोगे, LJI इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है? देखो ये एक भुजा दी गई है, ये दूसरी भुजा दी गई है और यहाँ पे देखो कि दोनों में सामान्य भुजा है, मतलब ये तीसरी भुजा दी गई है। तो कौन सी कसौटी हो जाएगी? भू 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 कसौटी आएगी। तीनों भुजा बराबर है तो भू 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 कसौटी द्वारा। यहाँ पे देखो क्या पकड़ोगे? HEG इसके साथ में संगति कौन सी आएगी? देखो यहाँ पे ये सिंगल है ना, यहाँ पे सिंगल है तो क्या पकड़ोगे? FGE इस
संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो भू 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 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल था तो एच ई जी और यहाँ पे एफ जी ई आएगा। अब अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये एक कोण दिया गया है, ये भुजा दिया गया है, ये कोण दिया गया है, मतलब को भू को, कोण भुजा कोण। तो इसके उत्तर में लिखोगे को भू को कसौटी द्वारा। अब यहाँ पे देखोगे यस एम ए, यस एम ए, इसके साथ में संगति कौन सी बन रही है? यहाँ पे देखोगे ये इससे चालू हुआ है, ये हो जाएगा ओ पी टी, ओ पी टी। इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है? यहाँ पे देखोगे भुजा है, कोण है और यहाँ पे कोण है, तो क्या हो जाएगा? भुजा कोण कोण, तो भू को। तो यहाँ पे लिखोगे भू को कसौटी द्वारा। अब संगत ढूंढना है। देखो एम टी एन कर लो और यस टी एन कर लो। यहाँ पे हो जाएगा एम टी एन, संगति का चिन्ह लगा दो, यस टी एन, इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 13.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 13.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।